सो हेलो एवरीवन, होप जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एंड आई होप सो आपने जो पिछला लेक्चर है वो बढ़िया से देखा होगा एंड सारी चीज़ें समझ भी आई होगी। ये जो लेक्चर है हम थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे, है बेसिक्स का ही पार्ट, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो इस वजह से इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, ये अराउंड 40-50 मिनट्स का ही होगा मैक्सिमम। तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें समझेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स एंड बेस कॉन्सेप्ट्स है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़ तो आपकी क्लियर होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम ध्यान से समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना डेरिवेशन वगैरह में भी, बट आपको जितना बेसिक पता होना चाहिए वो चीज़ें जो है हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो आ जाइए आप मेरे साथ हमारे आज के सेशन के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखो एक चीज़ आप मुझे बताओ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप क्या समझते हो। आप मुझे ये बताओ कि आप जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपको क्या समझ आता है। देखो अगर मैं आपसे आज कह रहा हूँ, अगर मैं आज आपसे बोलूँ कि आप मुझे जो है 1 लाख रुपए दो, आज अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगूँ और आप मुझे बोलो कि आज नहीं, ये तो मैं 1 साल बाद दूंगा। ठीक है, ये तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 साल बाद दूंगा। आप मुझे खुद एक चीज़ सोच के बताओ कि अगर इसने मुझे आज ही 1 लाख रुपए दे दिए होते, मेरे आज ही बनते हैं, ठीक है आज ही पैसे बनते हैं, बट ये कह रहा नहीं 1 साल बाद दूंगा मैं तेरे पैसे, हैं तो दोनों एक ही लाख रुपए। आप बोलो ये तो सेम चीज़ है, इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ। बट एक चीज़ आप समझो कि अगर आज ही आपको 1 लाख रुपए मिल जाते, क्या आपने उस पर कुछ पैसा कमाया होता। क्या आपने उस पर कुछ पैसा कमाओगे, कैसे कमाओगे। देखो आप या तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव आदमी हो, या आप पुराने ज़माने के, तो आप एफडी में डालोगे, तो एफडी में भी 5-6% का इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ना। और अगर यार 6% का इंटरेस्ट मिलेगा तो इस हिसाब से तो मुझे 1,06,000 रुपये देने चाहिए। वो कह रहा है नहीं मैं तुझे 1 लाख रुपये दूंगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आगे, वैसे वैसे जो मनी की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है, वो चेंज होती रहती है, गिरती भी रहती है। क्यों गिरती है, क्योंकि आज जो चीज़, क्या आप 1 लाख रुपए में, लेट सपोज आपका आईफोन आता है हर साल, ठीक है, अभी फिर से सितंबर के अंदर 18 आ जाएगा, तो जब आईफोन आता है तो क्या हर साल उसका प्राइस सेम रहता है, नहीं रहता। तो आज मान के चलो कि आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आज आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर फ़ोन खरीद सकते हो एंड उसका कुछ रेट दे रखा है, लेट सपोज 1 लाख रुपए दे रखा है, आज आप खरीद सकते हो। लेकिन उसने क्या बोला, आपको 1 लाख, आपको क्या करूँगा 1 साल बाद पैसे दूंगा। अब उस फ़ोन का रेट कितना हो गया, 1,05,000। क्यों, इन्फ्लेशन से आपका रेट भी तो बढ़ेंगे मार्केट के अंदर। और जब आपके रेट बढ़ गए, अब आप कह रहे हो यार पहले तो मैं खरीद लेता, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, नहीं आज इतना टाइम हो गया, अब मेरे को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अब ये कहाँ से दूँ मैं। अगर मैंने पैसा डाल के रखा होता तो मुझे मिल जाता, उसी दिन देता ये मुझे, तो मैं एफडी में भी डालता तो भी मिल जाता मेरे को, मैं स्टॉक मार्केट में डालता तो मिल जाता। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो मनी होती है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे कह रहा है कोई कि मुझे 1 साल बाद पैसे देगा, तो भाई मुझे एक्जैक्टली कितने पैसे उससे लेने चाहिए, कितने पैसे उससे मांगने चाहिए, वो मुझे जानना पड़ेगा। ठीक है, या किसी ने कहा कि भाई 1 लाख रुपए अगर वो कोई 1 साल बाद देने वाला है मुझे, तो आज कितनी वैल्यू है उसकी, आज की वैल्यू कितनी है, आज के टर्म्स पे ही तो मैं देखूंगा, कितना एनालाइज करूंगा कि भाई आज उस पैसे की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ साथ आ जाओ आप सिंपल इंटरेस्ट पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सबने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई आज अगर मैंने किसी को पैसे दिए, अब जब मैं भी किसी को पैसे देता हूँ, ऐसे कोई आ जाता है पैसे अगर लेने, किसी को कुछ काम है, तो मैं फ्री में तो देता नहीं किसी को, क्योंकि भाई मेरा तो पैसा है, मैं उसको कहीं और लगाता, तो मैं उससे क्या कहता हूँ कि भाई मुझे जो है इस पर ब्याज चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब आप उससे ब्याज मांगते हो, लेकिन इन जनरल जो ब्याज चलती है या जो लोग मांगते हैं नॉर्मली, जो ब्याज मांगते हैं, अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन से पूछोगे तो वो कैसे बोलेगा कि भाई अगर कोई किसी के पास 1 लाख रुपए मांगने गया, तो वो कहेगा कि चल भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए दे तो दूंगा, 1 लाख रुपए दे तो दूंगा, बट मैं इस पर तेरे से ब्याज लूँगा, इस पर मैं तेरे से ब्याज लूँगा, कितने % की ब्याज लूँगा। तो वो कह रहा है कि भाई मैं तेरे से 10% की ब्याज लूँगा, 10% पर एनम। वो कह रहा है टोटल मुझे 1 साल बाद तू पैसे दे दियो, कितनी ब्याज के साथ, 10% ब्याज के साथ। ठीक है, पर एनम का मतलब क्या हो गया, साल भर की जो ब्याज होती है, वो इतना ही पैसा मांगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पर मंथ के रेट भी 10-10% देखे होंगे आपने कई जगह। तो देखो ये कैसे रहेगा, आपका 1 लाख रुपए पे आपको क्या है, ब्याज मिलनी है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इसके अंदर आपसे पूछिए ब्याज निकालनी है, बट इस सिंपल इंटरेस्ट आपको ब्याज निकालनी है। नॉर्मली आपसे बोल दिया कि भाई इतना लोन दे रहा हूँ मैं, इस पर आप मुझे इंटरेस्ट बता दो कितना बनेगा। हमने तो वैसे देख लिया कि 10,000 आएगा, 10% आएगा, कैसे निकला ये। आपको क्या करना, जो भी अमाउंट होगी आपकी वो लिखनी होती है, मल्टीप्लाई करना होता है किससे, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से और टाइम पीरियड से। लेट्स सपोज ये हमने दे रखा है 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे मैं कितना ब्याज लूँगा, पहले ये वैसे देखते हैं तो हमारा 2 साल का ब्याज बनता है। तो टोटल ब्याज वैसे कितना बन गया, आप मुझे एक चीज़ बताओ। वैसे तो आपका 20,000 बन गया, लेकिन एक चीज़ समझो अभी होगा क्या,
पर उसने मुझे क्या बोला कि भाई तू एक काम कर, मुझे पैसे चाहे एंड में दे दियो, मेरे को 2 साल के एंड में तो पैसे दे दे, बट मुझे ब्याज कितनी चाहिए, 10%। अब होगा क्या, ईयर 0 पे तो आपकी जेब से क्या चले गए, आपके 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए चले गए, ठीक है, 1 लाख रुपए उसने दे दिए। पहला साल आया, पहले साल में आपकी कुछ ब्याज इकट्ठी हुई होगी, कितनी ब्याज इकट्ठी हुई होगी आपकी, 1 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से ब्याज, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10% 1 साल के लिए इंटू 1, तो कितना हो गया आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। दूसरा साल इधर कुछ नहीं होना, उसने कहा बाद में दे दियो पैसे, अभी उसी के पास पड़े हुए हैं, 10,000 भी मेरे ही हैं, मेरे ही पैसे हैं, बट पड़े उसके पास है, उसने अभी दिए नहीं है, मैंने कि उसको बोला था कि भाई तो एक साथ दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ईयर 2 आ गया, ईयर 2 में क्या हुआ कि इधर फिर से ब्याज लग गई। अब ब्याज क्या हुई, फिर से उसने 1 लाख पे क्या किया, 10% ब्याज दे दी 1 साल के लिए, तो टोटल ब्याज बन गई 10,000 और टोटल ही हो गया 20,000 रुपये। अब वो मुझे क्या करेगा, साल के एंड में, 2 साल के एंड में मुझे कितना, 1 लाख रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और 20,000 रुपये ब्याज, तो वो मुझे 1,20,000 रुपये दे देगा। यहाँ तक बात समझ आती है? आप बोलोगे यहाँ तक सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, यही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट का, नॉर्मल तरीके से आपकी ब्याज मिल रही है। अब इसका अगर फॉर्मूला मैं बोलूँ तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बना, तो वो बन जाएगा मेरा क्या, जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, मैं कह सकता हूँ P इज़ माई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने रेट से मल्टीप्लाई करा, एंड मल्टीप्लाई कह सकता हूँ मैं टाइम, कितने सालों का है, तो उससे आपकी टोटल ब्याज निकल आती है। अगर मैं बोलूँगा कि फ्यूचर में मुझे अमाउंट मिलने कितने वाला है, तो क्या मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, क्या मिलेगा, एक तो मुझे ये सिंपल इंटरेस्ट का पोर्शन मिलेगा, और मेरा जो प्रिंसिपल था 1 लाख रुपये का वो भी मैं उससे लूँगा, तो प्रिंसिपल तो मैं लेने वाला हूँ, प्लस P इंटू आर इंटू टी भी मैं उससे लेने वाला हूँ। यहाँ तक आपको बात समझ आती है? तो क्या आप कह सकते हो इसका जो फॉर्मूला बनता है फ्यूचर वैल्यू का सिंपल इंटरेस्ट के केस में, 1+RT बन जाता है, 1+RT बन जाता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक आपको बात क्लियर है या नहीं है? यही सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बार हम अपनी बुक में चलते हैं एंड बुक में इसको देख लेते हैं। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वही है कि आपकी जो वर्थ होती है मनी की वो डिफरेंट होती है अगर आप उसको बाद में आपको कोई देता है, या आज के पैसे कल के पैसे डिफरेंट रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो यही आपका सेंट्रल आइडिया था जो मैंने आपको बताया कि आज के 100 रुपये और कल के 1 साल बाद के 100 रुपये बराबर नहीं होते, वो जो है कम हो जाते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपये हैं आज ही, मैंने वही आपको एग्जांपल दी ना, आज ही वो मुझे पैसे दे दे तो मैं उस पर और पैसे कमाऊंगा ना। उसके पास है तो वो कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट वहाँ पे आ रही है मेरी, ठीक है। इन्वेस्ट करा मैंने 10% से, मुझे क्या मिलेगा, 110 रुपये मिलेगा। तो आइडियली मान लो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 110% का चल रहा, तो उसको अगर 1 साल बाद देने, तो आप ये नहीं बोलोगे तू 1 लाख ही दे, वो आप बोलोगे 1,10,000 दे, तब जो है बात बनेगी। एंड देयरफॉर आज का 100 रुपये फिर क्या हो जाएगा, कल के 110 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्या आप ये कह सकते हो कि अगर लेट्स सपोज 10% इंटरेस्ट लग रहा था एंड उसने बोला कि चल भाई मैं तुझे 1,10,000 रुपये दे दूंगा, अब आप कहोगे कि हाँ भाई अब सही पोजीशन है, चाहे तू आज मुझे 1,01 रुपये दे दे तो मैं खुद से इन्वेस्ट करके 1,10,000 बना दूंगा, या तू मुझे 1 साल बाद 1,10,000 रुपये दे दियो तब भी मैं सेम पोजीशन पर रहूँगा, लेकिन एक देगा तो बात नहीं बनेगी। तो ये आपका एंटायर कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। फिर हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, नॉर्मली जो नॉर्मल एक अमाउंट पे ब्याज लगता है, तो वो हो गया इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी, अमाउंट क्या होगा 1+RT। एक एग्जांपल देगा कि आपने क्या किया है, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो आपका पहले इंटरेस्ट बता दो कैसे निकलता है, P 5,000 इंटू 10%, 500 इंटू 2, 1,000 रुपये की ब्याज हो जाएगी। टोटल अमाउंट अगर मैं पूछ लूँगा तो प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा, 6,000 रुपये एंड में आपको मिलेंगे। ये तो हो गई सिंपल सी चीज़ जो कि आपकी काम की इतनी होती नहीं है, ये ज़्यादातर आपकी यूज़ भी नहीं आती है। आपकी यूज़ क्या आती है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, कुछ इसके अंदर खास था नहीं। दिक्कत आ जाती है यहाँ से कि सर ये क्या हो रहा है। अब एक चीज़ आप समझना जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैंने क्या किया था, ईयर 0 पे 1 लाख रुपये किसी को दिए थे मैंने 1 लाख रुपये, मैंने बोला था कि आप 10% की ब्याज दे देना। लॉजिक समझो कि इसका लॉजिक क्या हुआ। तो मैंने बोला था कि आप क्या करना, ब्याज दे देना। तो भाई इस हिसाब से क्या बनी, 10,000 रुपये की ब्याज बन गई थी। ऊपर वाला एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पे। अब मुझे हमने क्या किया, दूसरे साल जब आप ब्याज निकाली, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है। दूसरे साल जब हम आए तो हमने क्या किया, फिर से 10,000 हमने ब्याज निकाल दी थी। बट मुझे एक लॉजिक बताओ आप, मैंने बोला था ये 10,000 भी तो मेरे ही है ना, ये 10,000 भी मेरे हैं, तो ये तो मुझे मिल जाने चाहिए थे, या तो क्योंकि अगर ये मुझे 10,000 रुपये मिल जाते, क्या मैं इस पर और ब्याज कमाता या मैं उस पर इंटरेस्ट कमाता, क्योंकि 10,000 मुझे अगर ये 1 साल बाद दे देता तो मैं उस पर जो है और बढ़िया से इंटरेस्ट कमा लेता। बट इसने मुझे दिए नहीं, वो 10,000 रुपये इसी के पास है। तो क्या आपको नहीं लगता जब ये दूसरे साल तो 1,10,000 यूज़ कर रहा है ना मेरा पैसा, 1 लाख थोड़ी यूज़ कर रहा है, तो क्या ब्याज जो है मेरी 1,10,000 रुपये लगनी चाहिए?
बस यही लॉजिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि अब यहाँ पे जो हम 1 लाख पे ब्याज लगाते थे, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई 1 साल बाद अगर तेरे जेब में मेरा 1,10,000 रुपये जो कि तुझे मुझे देना चाहिए था बट तूने नहीं दिया, तो तू मुझे उसी पे ब्याज देना। तू 10,000 भी तो मेरा ही यूज़ कर रहा है, तो मुझे उस पर भी ब्याज चाहिए। तो अब मैं ब्याज कैसे निकालूंगा, 1,10,000 पे मैं निकालूंगा, फिर से इंटू आर करूँगा। इंटू आर कितना हो जाएगा 10%, इंटू टाइम हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 11,000 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कितना पैसा मैं इससे मांगूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट टोटल बन जाएगा 21,000 रुपीज़ का। एंड मैं इससे पैसा कितना मांगूंगा, फ्यूचर वैल्यू, एक तो 1 लाख रुपये लूँगा और 21,000 और लूँगा, ठीक है। तो आप टोटल उससे कहोगे कि अब तू मुझे क्या कर, 1,21,000 रुपये ला के दे। 1,21,000 में आपको क्या फ़ायदा हो गया, वहाँ पे कितना आप ले रहे थे उससे 1,20,000, यहाँ पे आप कितना ले रहे हो 1,21,000 रुपये। यही एक्चुअल में होता है एंड यही चीज़ें एप्लीकेबल रहती हैं हर जगह, बैंक हो कहीं पे भी हो, एंड आपको भी इसी तरीके से लेना चाहिए अगर आप किसी से ब्याज लेते भी हो, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू रहेगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है सर। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, एक चीज़ आप मुझे बता सकते हो। पहले ईयर 1 के अंदर बताओ मुझे, ईयर 1 के अंदर क्या फॉर्मूला आएगा। अगर मैं आपको फ्यूचर वैल्यू का पूछूं तो वो सिंपल इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू सेम ही चीज़ आएगी, क्योंकि कंपाउंडिंग तो हुई नहीं कहीं पे। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखता हूँ तो वो मेरा क्या था, P इंटू 1 प्लस आर टी, करेक्ट। अब अगर T मेरा 1 है तो ईयर 1 के अंदर क्या रहेगा, ये क्या कहना इसे, P इंटू 1 प्लस आर। इससे आप निकालोगे सेम आंसर आएगा। यही फॉर्मूला होता है अगर आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग का 1 साल के लिए करते हो। अगर आप फॉर्मूले लगाओगे 1,00,000 तो P आपका 1,00,000 रहेगा, 1 प्लस आर कितना है 10%, तो 1.1 इंटू क्या करा आपने, आपका 1,00,000, तो आपका 1,10,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे ईयर पे, आ गए हम लोग किस पे, ईयर 2 पे। आप मुझे बताओ अब ब्याज मुझे किस पे मिलेगी, मुझे ब्याज किस पे मिलेगी, क्या इस पूरे अमाउंट पे मुझे ब्याज मिलेगी P इंटू 1 प्लस आर पे। तो मुझे ब्याज कैसे मिलेगी, P इंटू 1 प्लस आर, P इंटू 1 प्लस आर, और किस रेट पे ब्याज मिलने वाली है, एक सेकेंड ना। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से समझो, अब ईयर 2 पे अगर मैं खड़ा हूँ, उसको भी मैं 1 साल के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करूँ, तो पहले ईयर का फॉर्मूला क्या बना, आज का प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर, ठीक है। ये हो गया, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, ईयर 0 पे खड़े थे, ईयर 1 की वैल्यू देख रहे हैं। अब हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊँ तो ये मेरा 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये nth ईयर। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा था मेरी फ्यूचर वैल्यू, तो वो मेरी कितनी आ रही थी, मेरा आ रहा था P इंटू में 1 प्लस आर। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, P इंटू में 1 प्लस आर। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ की वैल्यू देख रहा हूँ, सेम फॉर्मूला पे लगाओगे। ईयर 0 के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या था, P था, लेकिन ईयर 2 के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस आर। अब ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब मुझे ब्याज लगानी है इस पर, तो वो कैसे आ जाएगी, 1 इंटू आर करके। तो अब मेरी फ्यूचर वैल्यू दूसरे साल कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब मैं तीसरे साल के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं तीसरे साल के लिए गया तो अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, आज मेरे को किस पे ब्याज लगवानी है, मुझे इस पूरे अमाउंट पे ब्याज लगवानी है। तो कैन आई से दिस, ये हो गया P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 2। अब अगर मेरे थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, अगेन वही P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर कितना हो गया, ये आपका रहेगा 2, और इंटू फिर अगेन ब्याज आपने जोड़ी तो फ्यूचर वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस आर करा आपने, तो ये कितना हो गया, P इंटू 1 प्लस आर का क्यूब, ठीक है। ये सिंपली फॉर्मूला चला। तो अगर मैं बोलूँगा 1 साल की मुझे फ्यूचर वैल्यू बतानी है, कैसे बता दोगे आप, इस तरीके से। 2 साल की फ्यूचर वैल्यू बतानी है, ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 1 साल की, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, दूसरे साल की हमने ये देखी, तीसरे साल की देखी। तो इस तरीके से करते करते nth ईयर तक क्या हो जाएगा आपका, अगर फॉर्मूला यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखोगे तो पहले साल के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बना, अगर आप देखोगे P इंटू 1 प्लस आर फर्स्ट ईयर के लिए। दूसरे साल में अगर आप एनालाइज करो, ईयर 2 का फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 2। तीसरे साल क्या बन गया, P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 3। ऐसी अगर मैं फोर्थ बोलूंगा तो क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 4। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, जितने साल आपको दे रखे होंगे तो P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया। तो एक बार आप फॉर्मूला देखिए फ्यूचर वैल्यू का कैसे निकलता है इसके अंदर। तो कहना इसे P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर कितना, n, ये फ्यूचर वैल्यू। अब एक बार इसको एग्जांपल में सेट करके देखते हैं क्या ये फॉर्मूला काम करता भी है कि नहीं करता, ठीक है। मान लो मैंने क्या करा हुआ है, 100 रुपये किसी को ब्याज पे दिए हुए हैं ईयर 0 पे। मैंने बोला कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे चाहिए किस रेट पे, 10% की रेट पे। लेट्स चेक कि ये फॉर्मूले से आंसर आता है नहीं आता। पहले साल मैंने बोला कि 100 रुपये दिए, अगर आप नॉर्मली समझोगे तो 100 रुपये पे ब्याज लगेगी 10% की, तो आपका 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर आप इस फॉर्मूले में लगा के देखो, आपने क्या करना है, 1 प्लस आर हो जाएगा, n कितना है, 1 ही है, तो 1.1 इंटू आप 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 110 आ जाएगा, ठीक है।
मैंने दोबारा क्या बोला था आपको कि आप क्या करो, फिर से फॉर्मूले में क्या करो, अब n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब n कितना हो जाएगा, 2, तो 1 + 1 1.1 इंटू 2 बार करो, 2 बार इंटू करो तो आपका ये हो गया। और प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपये था, तो ये कितना हो गया, 121। सिमिलर वे में 3 बार करो, 1.1 इंटू 2, 3 इंटू किया आपने 100, तो ये हो गया 133.1। फिर 4 बार करके देखो, ऐसे ही 5 बार करके देखो, 2 3 4, तो इंटू करा आपने, तो ये हो गया आपका कितना, 146.41। एंड एक बार और करके देखेंगे, 2 3 4 5 इंटू 100, तो आप देखोगे कैलकुलेटर की ट्रिक यहाँ पे कितनी काम आ रही है, 161। और एक सिंप्लीफाइड तरीका मैं बताऊँ, अगर किसी को टाइमलाइन समझनी है, देखो हुआ क्या है यहाँ पे असल में, 100 रुपये थे, 100 रुपये पे मैंने 10% का ब्याज कमाया, तो इंटू किया मैंने 10%, ठीक है, 110 रुपये हो गए। अब मुझे 110 पे फिर से 10% का ब्याज कमाना, मैं क्या करूँगा, प्लस फिर से 10%, 121 हो गया। फिर 121 पे 10% का ब्याज कमाना, फिर से क्या किया, 10%, तो कितना हो गया, 133। फिर 10% कमाना इस पर, तो 10%। अब सिंपल इंटरेस्ट से क्या डिफरेंस हुआ, उसमें क्या था, मैं भाई 100 रुपये था, 100 रुपये दे रखे हैं, तो मुझे ब्याज दे 10%, उसने कितना दे दिया, 10 रुपये, आज 110 हो गए, बट आज 110 हो गए, बट आपको ब्याज असल में उस सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, फिर से 100 रुपये पे लगेगा, तो यहाँ पे 110 तो अलग हो गया, फिर से आप लगाओगे, हर बार 10 10 10 आता रहेगा, तो 5 सालों के लिए वो 10 के हिसाब से इतना हो जाएगा, एंड लास्ट में आपका प्लस 100 करोगे, तो कितना डिफरेंस हो गया, अगर 5 साल में देखोगे, 150 रुपये मिल रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में, एंड 161 किस में मिल रहे हैं, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हमारा फ्यूचर वैल्यू का। अब अगर मैं पूछ लूँ आपसे सर प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखो पी निकालना है अगर आपको फॉर्मूले में से, तो पी कैसे होती है, जो भी फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड बाय 1 + r⁻t कह देना या n कह देना, ठीक है, 1 + r⁻t कर देना, n कर देना, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू निकालने का, एंड यहाँ पे किसका निकालने का, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपकी। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको करना आ गया ना भाई, बहुत ही ईजी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ आगे कितने चैप्टर हैं खाली यही कर रहे हैं, हर जगह डिस्काउंटिंग है, हर जगह डिस्काउंटिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट करना बोलते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 121 रुपये मेरा 2 साल से कंपाउंड इंटरेस्ट करके फ्यूचर वैल्यू बना हुआ है, तो आप मुझे प्रिंसिपल बता सकते हो, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। फ्यूचर वैल्यू मैंने बोल दी कितनी, 121, पी मुझे पता नहीं, और 1 + r मुझे पता है 0.1, r कितना है 2, इसको आप सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 1.1 इंटू 2 करना है, एंड 121 से डिवाइड कर देना है, तो आपको ये कितना आ गया, 100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया यहाँ फॉर्मूला। एक बार आ जाते हैं हम लोग बुक पे। देखो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपको समझ आया, ज़्यादा डेरिवेशन पे अगर आपको दिमाग नहीं मारना तो आप सिंपल सा यही समझो कि आप 1 + r p इंटू 1 + r⁻n, एंड दिस n डजेंट मीन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब नहीं होता, क्योंकि कई बारी कंपाउंडिंग आपकी कैसे होती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, कंपाउंडिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। सो नेवर कंसिडर कि n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, n का मतलब है कितनी बार वो कंपाउंडिंग हो रही है, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। अगर मैं बोलूँ 6 मंथ्स कंपाउंडिंग है, तो वो 1 साल के अंदर 2 पीरियड हो जाएंगे, ठीक है, 2 पीरियड हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं ये। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, क्या 50,000 अगर आपने इन्वेस्ट करे 12% की रेट पे 5 सालों के लिए, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू बता दो। देखो जब भी आपको ऐसी चीज़ आती है ना, आपको ट्राई करना खुद से सॉल्व करना, नीचे तो दिया हुआ है उसको आप छोड़ दो, आप मुझे सॉल्व करके बताओ। देखो आप क्या करते हो, अगेन मैंने फॉर्मूला बताया p इंटू 1 + r⁻n, n आपको पता चल गया 5 है, क्योंकि 5 बार कंपाउंडिंग होनी है, एंड r भी मुझे पता है 12, तो मैं करूँगा 1.12 इंटू 5 बार। तो पहले कैलकुलेटर वाली ट्रिक आपको बताई थी, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करना किससे, आपके 50,000 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 88,117, 88,117। यही आपका कंपाउंडिंग रहने वाला है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कम यूज़ में आती है एफएम के अंदर, बट आपकी प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, और इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। कंफ्यूज मत हो जाना ये कैसे आ गया, क्योंकि आपको अगर वो वाला समझ आया ना, फ्यूचर वैल्यू वाला, डिवाइड बाय में आपको खाली वही उल्टा करना है फॉर्मूला, अगर आप ओपन करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कंपाउंडिंग आपकी 1 से ज़्यादा बार हो जाती है, 1 से ज़्यादा बार हो जाती है, तो क्या उससे हो सकती है, या तो मंथली हो सकती है, या क्वार्टरली हो सकती है, या सेमी एनुअल हो सकती है। यानी कि 2 बार हो गया, क्वार्टरली में कितना हो गया आपके 4 बार हो गया, एंड मंथली में, मंथली कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम देख रहे थे ना कि 1 साल बाद अगर मेरा 110 रुपये हो रहा था, तो उस पर मैं फिर ब्याज लगा रहा था, 121 हुआ था, फिर मैंने ब्याज लगाई थी। बट अब होगा क्या कि भाई अगर मैं अब होगा क्या कि मंथली बेसिस पे करूंगा, कि तूने 1 महीना भी मेरा पैसा यूज़ करना, चल उस पर भी और ब्याज दे, चल उस पर भी और ब्याज दे, उस तरीके से मैं करते रहूँगा। क्वार्टरली में 3 महीने यूज़ करा तो 3 महीने पे दे, सेमी एनुअल में 6 महीने यूज़ करा तो 6 महीने पे दे, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसमें सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप समझ लो, जो भी आपका रेट, अगर रेट जिस तरीके का पीरियड होता है उसी तरीके का आपको रेट यूज़ करना होता है। तो लेट सपोज आपको 12% का रेट दे रखा था पर एनम का, एंड आपको क्या बोला गया है कि भाई मंथली कंपाउंडिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आओ मेरे क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने रेट मान लो नहीं किया तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि आप तो फिर उसको बोलोगे कि भाई ये पहला मान लो ये 0 है,
ये पहला मंथ है, ये दूसरा मंथ है, ये तीसरा मंथ है। आपने क्या बोला कि 100 10% के हिसाब से, तो ये तो 110 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। तो आप तो बोलोगे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मौज हो रही है कि हर एक महीने के अंदर ही मेरे को 10% की ब्याज मिल रही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज इसको 10 मत कंसिडर करो, लेट्स सपोज 12 था, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ पीरियड थे। लेट्स सपोज मंथली था तो 12 से, क्वार्टरली है तो 4 से, सेमी एनुअल है तो 2 से। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मंथली था तो एक मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1%। अब अगर आप समझोगे तो आपके लिए फिर भी ईजी रहेगा। कैसे, अगर हम टाइमलाइन बनाए 1 2 3 4 करके, ठीक है, तो यहाँ पे अब होगा क्या, 1% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो ये 101 रुपये हो जाएगा, फिर 101 रुपये पे मिलेगा, फिर इस पे मिलेगा, फिर इस पे मिलेगा। तो आप देखोगे थोड़ा सा जो है एडिशनल आएगा। इसको हम समझते हैं किससे, लेट्स सपोज हम लोग देते हैं सेमी एनुअल में क्या होगा। अगर मैंने बोला सेमी एनुअल तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, 6 मंथ्स की रेट निकालनी पड़ेगी। तो अगर 12% पर एनम है तो 6 मंथ्स कितनी की रेट, 6 मंथ्स की रेट क्या है, इसीलिए मैंने आपको वो स्टार्टिंग में यूनिटरी मेथड सिखाया था। 6 मंथ्स की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय, अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स कर दूंगा तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑलरेडी 12 है और मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे 12% पर एनम था तो नंबर ऑफ मंथ्स भी 12 थे, तो 12% डिवाइडेड बाय 12 एंड इंटू आपको करना है 6, तो ये 6% आ जाएगा। अब देखो ब्याज लगेगी ऐसे, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 100 रुपये की ब्याज थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 6 मंथ्स एंडिंग है, ये 1 ईयर एंडिंग है। मैंने क्या बोला, 6% के हिसाब से भाई तू मुझे 6 महीने का ब्याज दे दे। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो 106 रुपये इसके बन जाएंगे, एंड जब यहाँ पे जाएगा फिर से 6% पे देगा तो ये कितना बन जाएगा, 112.36। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ डिफरेंस कितना हो जाता है। अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग थी तो यहाँ पे अगर आपने देखा, अगर आप ईयरली कंपाउंडिंग में क्या करते, ईयरली में तो 0 100 आता, यहाँ पे 6 आ जाता, ठीक है, यहाँ पे सीधा 1 ईयर आता, तो ये सीधा 12% का ब्याज लगाते ही 112 रुपये हो जाता। क्या आपको 0.36 का बेनिफिट मिल गया, नहीं मिल गया। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा आपका पैसा बनता रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, जब भी अगर आपकी पीरियडली कंपाउंडिंग होती है तो पहले तो आपको रेट को कन्वर्ट करना है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, फिर आपको देखना है कंपाउंडिंग होती कितने बार है। तो इसीलिए ये जो एन होता है हमारा ऊपर, इसको हम क्या कर देते हैं, एन इंटू टी कर देते हैं। लेट्स सपोज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी बार होगी, 2 बार साल के अंदर, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 8 ले लोगे आप। सिमिलरली अगर आपको मान लो आपकी मंथली कंपाउंडिंग है तो मंथली में कितने पीरियड्स हो गए आपके, 12, और कितने साल हो गए, मान लो 5 साल का था तो 60 बार कंपाउंडिंग होगी, 60 बार कंपाउंडिंग होगी। तो ऐसी भी चीज़ें आपकी रहती हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार देख लेते हैं इसको, कंपाउंडिंग कैसे हुई है। देखो, अगर मैंने बोला कि अज्यूम्ड प्रिंसिपल 1 लाख रुपये का प्रिंसिपल था, 12% पर एनम की ब्याज थी, अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा। तब तो सिंपल आपको लगाना है फॉर्मूला, क्या, P इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर टी, P इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर टी। तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, देखो 1.12 किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 लाख से, 1 साल बाद ही देख रहे हैं हम लोग कितना हो जाएगा, ये आपका 1,12,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला सेमी एनुअल में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टाइम्स देखना पड़ेगा कंपाउंडिंग के, पहले तो रेट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट कितना हो गया इसकी केस में, 6% हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो रेट कन्वर्ट कर लिया आपने 6% पे, और आपके नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे, अगर आप देखोगे 2 पीरियड, क्योंकि 2 बार कंपाउंडिंग होगी। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, 1.06 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड मल्टीप्लाई करा आपने 1 लाख से तो ये आपका 1,12,360 हो जाएगा। सिमिलरली वे में क्वार्टरली हो जाएगा, एंड देन आपका मंथली भी हो जाएगा। एक बार मंथली देखते हैं तो मंथली में अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, 1% का रेट आ जाएगा डिवाइड करके मंथली के केस में। आप क्या करोगे, 1.001 एंड अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई करा आपने आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1 लाख से, तो आपका आ जाएगा 1,12,683। तो ये आपको आई होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। ये आपका होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका। एंड अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपका फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, कैसे निकाला हमने, अगर मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, P इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर टी, तो अगर मुझे P निकालना कैसे निकालूंगा, उस 1 प्लस आर रेस टू द पावर टी को नीचे भेज दूंगा। तो जब भी आपको ऐसा आता है ना कि 1 साल बाद इतना मिल रहा है, आज की वैल्यू कितनी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1 लाख आ रहा है, अगर 1 साल बाद 1 लाख लेना है, डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू द पावर टी, तो टी कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस आर आप कर सकते हो। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार आपको क्या करता है ना, क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ देता है, क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो आप अगर इस फॉर्मूले को देखो, FV डिवाइड बाय 1 प्लस रेस टू द पावर n, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ FB अलग इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर n। और कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा ना, इसकी वैल्यू दे देगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। और ये आपका कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है, तो अगर आपको दिया रहता है तो आपको जो है वही यूज़ करना है। और एक चीज़ और समझो, अगर आपका रेट ज़्यादा होगा तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, आप खुद सोचिए बताओ। अगर मैं यहाँ पे रेट बढ़ाऊंगा
जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेट अगर ज़्यादा होते हैं तो मेरी पीवी क्या आती है, हमेशा कम आती है। मेरी पीवी क्या आती है, हमेशा कम आती है। तो ये पीवीआईएफ टेबल है, एक बार आप देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए, आपको निकालना है ये। एक बार आप ट्राई करना खुद निकालने का, मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूँ। लेट सपोज हमको किसकी टेबल निकालनी है, 10% की। 10% की कैसे बनती है, तो 10% की टेबल कैसे बनेगी, पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या हो जाएगा, पीवी साइड कर दो, फॉर्मूला क्या बना 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 1, फिर ऐसी 2, फिर 3, ऐसी 4। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये पहले साल का कितना हो गया 0.909, दूसरे साल का 0.826, फिर कितना हो जाएगा 0.751। तो इस तरीके से जो है आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल आएंगे। तो ये आपका पीवी हो गया। एंड एक बार हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं पीवी निकालने के, एंड उसके बाद जो है हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो एक बार जो है हम थोड़ा सा पीवी देखते हैं किस तरीके से आपको पीवी निकलेगी। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, वो क्या करता है, मुझे कैश फ्लोज देने वाला है। प्रोजेक्ट है वो कैश फ्लोज देगा, कैसे, वो मुझे ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में कितना देने वाला है। इधर मुझे 30,000 देगा, इधर मुझे 20,000 देगा, यहाँ पे मुझे 40,000 देगा, एंड यहाँ पे मुझे 80,000 रुपये देगा। ठीक है, मान लीजिए ये कैश फ्लोज हैं। और ये चीज़ हो गई सबसे पहली चीज़। तो और मेरा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट है मेरा 10% का। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट, कंपाउंड ही मानते हैं जब भी होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज इस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है। ठीक है, मुझे ये बताइए, जो प्रेजेंट वैल्यू बता दो किसकी, ऑफ कैश फ्लोज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। खाली अभी कंसिडर करो, खाली 30,000 मिल रहा था अगर पहले साल के एंड में, तो कैश फ्लो कैसे निकलेगा भाई। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी। तो मुझे 30,000 रुपये मिलने वाला था, मैं क्या करूँगा 1 प्लस आर कितना है 0.1 इंटू में क्या करना है 1। तो क्या कह सकता हूँ, ये आज की मेरी प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, सिमिलर वे में क्या हुआ, अब दूसरे साल 20,000 मिलेगा। ठीक है, तो फिर से क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू 20,000 है, 1 प्लस आर तो है ही, टी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 साल के एंड में मिल रहा है। सिमिलर वे में तीसरे साल हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, तो ये हो जाएगा 3 साल। फिर से करेंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4। अगर आप सोचो ये 3 साल के कैश फ्लोज नहीं होते, 1 भी नहीं होते, 2 भी नहीं होते, एक बार यहाँ पे देखो, खाली अगर मैं बोलता कि मुझे 4th ईयर में 80,000 मिलने वाला है एंड मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, क्या आप मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हो, सेम फॉर्मूला लगना है। क्या 80,000 करोगे आप फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, रेज़ टू द पावर टी कितना है 4 है, नंबर कंपाउंडिंग 4। जब भी कुछ ना बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम ही आपको दिया होगा तो कंपाउंडिंग भी एनुअल होती है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वो जब आएगा तो मैं अलग से बता दूंगा। नॉर्मली आप यही मान के चलो कि ईयरली ही सारी चीज़ें चलेंगी, तो आप ये सिंपली इसकी पीवी बता सकते हो। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप किस तरीके से करोगे, देखो 30,000 डिवाइड बाय आपको क्या करना है 1.1 कर देना, यह आ जाएगा आपको 27,273 प्लस आपको 1.1। आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एम प्लस का, तो वैसे भी आप करना है तो आप कर लेना। तो 1.1 इंटू 2 करा आपने, 20,000 डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 16,529। ठीक है, प्लस आपको करना 40,000 के लिए, तो 1.1 2 3 40,000 डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 30,053 एंड एक हो गया 1.1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 54,000। ठीक है, 641, तो ये कितना हो गया टोटल 54,641 प्लस 30,053 प्लस 16,529 7,273। ये जो एग्जांपल्स मैं बनाता हूँ ना, ये सारे मैं ऑन स्पॉट ही बनाता हूँ, जिससे आपको जो है बढ़िया से समझ है, एंड आपको भी जो एग्जांपल हैं ये साथ साथ करने हैं। ठीक है, अगर किसी ने निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू, आप ये मान के चलना कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, आपका समझ भी आ गया होगा आपको पीवी कैसे निकलती है। पीवी बहुत जगह काम आएगी। एंड लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी पीवी की प्रैक्टिस कराते हैं थोड़ी सी। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने एक शेयर खरीदा, एक शेयर मैंने खरीदा, वो मुझे क्या करने वाला है 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर और 3 के अंदर क्या होगा, मुझे वो डिविडेंड देने वाला है। डिविडेंड देगा कितना, मान लो 400 रुपये का देगा, 200 रुपये का देगा, यहाँ पे 500 रुपये का देगा। और मैं क्या करने वाला हूँ, तीसरे साल इसको बेचने वाला हूँ, जिसको मुझे लग रहा है वो कितने पे बिकेगा 8,000 रुपये में बिकने वाला है। 8,000 रुपये ये कर लेते हैं हम लोग सेल वैल्यू। ठीक है, तीसरे साल ही बिक जाएगा कितने का 8,000 रुपये का। क्या आप मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता सकते हो आज मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता के मुझे निकाल के बताओ। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक साल बाद 400 मिलने वाला है तो 400 डिवाइड बाय 1.1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 साल बाद 200 मिलने वाला तो 200 डिवाइड बाय 1.1 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे साल मुझे 500 मिलने वाला तो 500 डिवाइडेड बाय ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1.1 का क्यूब हो जाएगा। एंड ये 8,000 तीसरे साल मिलने वाला है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.1 का क्यूब।
इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपकी पीवी हो जाएगी। यही पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो वो करेंगे हम उसके अंदर, तो मज़ा आएगा। तो ये एक आया जो आपका रिलेटेड है कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये आपकी पीवी निकल जाएगी। यहाँ तक हमने एक चीज़ समझी। अब इसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, ये कभी पढ़ा होगा क्या, एन्युटीज़। एन्युटी का कॉन्सेप्ट कई लोगों ने पढ़ा है, बट उनको पता नहीं है कि सर ये होता क्या है एंड यूज़ कहाँ पे आता है। देखो इसके अंदर कोई हम लोग फार्मूला नहीं समझेंगे, इसमें आपको मैं सिंपल सी चीज़ समझा रहा हूँ, जो हमने एक एग्जांपल लिया था ऊपर, ये कैश फ्लोज वाला, ठीक है। अब मैं आपको अगर बोलूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ क्या कि भाई मेरे ईयर 1 2 3 4 5 के कैश फ्लोज कितने हैं, 10,000 है ईयर 1 के अंदर भी, ईयर 2 में भी 10,000 है, ईयर 3 में भी 10,000 है, 4 में भी 10,000 है, एंड 5 में भी 10,000 है। इसकी अगर मैं आपसे पीवी पूछूं 10% के रेट पे, आप बता सकते हो। सेम फार्मूला लगाना है, क्या बनेगा देखो, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है, 1.1 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 4 एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर कितनी, 5। ये चीज़ समझ आती है आपको। अब क्या मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है इन पांचों के अंदर, क्या 10,000 वाली फिगर कॉमन दिख रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10,000 को बाहर निकाल लूँगा। इसमें से मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो अब मेरे अंदर क्या बच गया, इधर 1 डिवाइड बाई 1.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर प्लस 1.1 का क्यूब प्लस 1.1 का 4 एंड प्लस 1.1 का 5। इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो एन्युटी का मतलब यही है, जब भी आपको अगर इसकी वैल्यू दे देगा तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर दिया रहता है, कई बार पीवी एफ दिया रहता है, एंड पीवी आई एफ क्या होता है, इंटरेस्ट फैक्टर, जो हमने ऊपर देखा था। तो अगर पीवी एफ दे दिया और आपको सीधा बोला कि यार पीवी बता दो, तो आप सिंपली यूज़ कर लोगे इसको, 10,000 मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट दे देगा। अगर आपको निकालना है इसको कैलकुलेटर पे, होता है एन्युटी यही है सिंपल, कि आपको हर साल अगर इक्वल कैश फ्लोज मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, एन्युटी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें से आपका जो कैश फ्लो उसको बाहर निकाल दिया। इसके लिए हमारा जो है सिंप्लीफाइड एक या तो वैल्यू दे दी जाएगी, या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे क्या करना है कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइड बाई 1.1, तो मैंने क्या किया 1 डिवाइडेड बाई 1.1, पहला आया, मुझे ये प्लस में चाहिए, ऐसे ही मुझे प्लस में चाहिए, तो मैंने क्या करा, प्लस कर दिया m प्लस, तो प्लस पहला वाला फैक्टर मेरे कैलकुलेटर में स्टोर हो गया दोबारा से। अब आपको दोबारा से नहीं 1 डिवाइड बाई 1.1 करना, सीधा दोबारा से इक्वल टू आप दबा सकते हो, ठीक है। अब जब आपने ये दबा दिया, फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको m प्लस कर देना है, ठीक है। फिर से आप डिवाइड इक्वल टू दबा देना, फिर से m प्लस कर देना, फिर डिवाइड कर देना, फिर से m प्लस कर देना, फिर डिवाइड कर देना, फिर से m प्लस कर देना। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, जब आपको इसको करोगे 3.79 और मल्टीप्लाई बाय 10,000 करते हो तो आपका कितना आ गया, ये 37,908। और अगर मैं आपको बताऊं ना, इसको अगर आप नॉर्मली अप्रोच से भी फॉलो करोगे ना, सॉल्व करोगे, तो भी यही आंसर आएगा। बट क्यों, हमारे पास जब इजी, अब आप सोचो इसके अंदर हमने कितनी इजीली कर लिया ना कैलकुलेटर में, 2 मिनट मतलब 30 सेकंड का काम है, 10 सेकंड का। पर क्या इस वाले केस में हम ये निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। क्यों, इसमें हमारे पास कुछ कॉमन था नहीं, 30,000 को अलग सी चीज़ से डिवाइड करना था, 20,000 को अलग सी चीज़ से डिवाइड करना था, तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता। बट अगर कहीं इक्वल कैश फ्लोज हैं तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एन्युटी यूज़ कर लेते हैं। एंड एक ईजी तरीका है आपका कैलकुलेशन का, जो कि आपका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। एक बार हम आ जाते हैं अपनी बुक के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे वही होता है, एन्युटी की होती है सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, ये साथ में देखो, सपोज यू विल रिसीव 2,000 एवरी ईयर फॉर 5 years एंड डिस्काउंट रेट इज 5%। क्विकली मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ बिना आंसर देखे हुए, ठीक है। अगर आप इसका आंसर निकाल लेते हो, आपका एन्युटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। हमेशा करना वही है, पीवी करनी है साल बाय साल। इधर अगर आप देखोगे फॉर्मूले के अंदर, तो आप पॉज करो, एक बार इसका सॉल्यूशन करके देखो एंड फिर मुझे बताना। तो आपको क्या करना है, 2,000 बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.05, 1 डिवाइड बाई 1.05 टू रेज टू द पावर 2, ऐसे करते करते 5 तक आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 एक बार, 1 डिवाइडेड बाई 1.05 एक बार, m प्लस किया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, MRC दबाया, ये आ गया, मल्टीप्लाई सीधा कर लूँगा 2000 से। क्विकली देखा आपने, देखा कितना ही टाइम लगा, 10 सेकंड का टाइम लगता है। 86 कितना आ गया, 8658 आ गया, 8658 आ गया, बहुत ज़्यादा क्विकली आपका आंसर होगा। तो आपको अगर फॉर्मूले में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, फैक्टर अगर आपको डायरेक्टली दे दिया तो भी ईजी है, अगर आपको निकालना पड़ जाए तो भी यार 2 मिनट का गेम है, वो तो हमने सीख ही लिया। तो ये आपका क्या रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा एन्युटीज, ठीक है। अब आ जाओ आप मेरे साथ साथ एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पे। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, नॉर्मल देखो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा,
उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, एन्युटीज़ भी पढ़ लिया कि अगर इक्वल कैश फ्लोज हैं तो क्या होगा। अब आ जाओ आप मेरे साथ एक अगले कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं क्या, परपेचुटी। परपेचुटी तो परपेचुटी क्या होता है सर, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि आपको जो है ना, जैसे वो कैश फ्लोज मिल रहे थे, हज़ार मिल रहे थे आपको, कितने टाइम के लिए मिले, 5 साल के लिए मिले। मैं अगर बोलूँ कि भाई ये कैश फ्लोज चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, पता नहीं है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कब तक चलेंगे, तो आप बोलोगे सर फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। बट ऐसा केस तो देखो पॉसिबल है ना कि हर साल आपको सेम मिलेंगे ना, आपको भी नहीं पता कब तक मिलेंगे, वो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। कई बार होता है ना कि लोग लिख के चले जाते हैं कि भाई इतना मिलेगा, या किसी कंपनी से आपको मिलना है फिक्स, तो वो मिलता ही रहेगा। अगर आपको हर साल मिलेगा तो उसकी आज की वैल्यू निकालनी मुझे कि आज कितनी वैल्यू है उस सारी कैश फ्लोज को सम करके, तो वो कैसे निकलेगा। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि लेट सपोज यहाँ पे हम लोग वही ले लेते हैं कि हज़ार मिलने वाला है और 10% की रेट है, तो मेरे को पहले साल का अगर पीवी निकालना है तो पहले साल 1000 मिलेगा, मैं उसको डिवाइड करूँगा किससे, 1.1 से। इधर तक तो क्लियर है बेसिक आपकी डिस्काउंटिंग। दूसरे साल भी मिलने वाला है कितना, 1000 से डिवाइड बाय करूँगा क्या, 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। तीसरे साल भी क्या करूँगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब। चौथे साल भी क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 4। इस तरीके से ये चलता रहेगा एंड मुझे नहीं पता ये कहाँ तक चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर n, यहाँ तक चलेगा nth ईयर तक, इन्फिनिटी ईयर है तो कुछ नहीं पता, तो ये आप कह सकते हो कुछ हमें पता नहीं है ये कहाँ तक चलने वाला है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू करते जाऊँगा, तो एक टाइम के बाद ये जो है जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा सर, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू करते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 अगर आप दबाते जाओगे तो जैसे जैसे आप दबाओगे, तो पहले साल का हो गया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये नंबर क्या होता है, कम होते जाता है। एंड एक ऐसा टाइम आता है इस कैलकुलेटर के अंदर, आप करके देखना लास्ट में क्या हो जाएगी, सारी फिगर जीरो हो जाएंगी, ठीक है, सारी फिगर जीरो हो जाएंगी, ऐसे जीरो जीरो आता रहेगा, फिर लास्ट में जाते जाते क्या हो जाता है, ये नंबर जीरो हो जाता है। तो इसके अंदर जो यूज़ होता है ना, लॉजिक में आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। तो इसके अंदर लॉजिक क्या यूज़ होता है ना, यहाँ पे आप क्या करते हो, निकाल लेते हो इसमें से कॉमन क्या है। इसके अंदर अगर आप कॉमन देखोगे तो 1000 कॉमन था, ठीक है, 1000 कॉमन था। अगेन फॉर्मूले के अंदर क्या आया, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब, ऐसे ही प्लस करते करते क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.1 का रेज़ टू द पावर n। तो आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा कभी बचपन के अंदर, ठीक है, बचपन के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का सम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सम हो जाता है उसका क्या, वो सम होता है आपका a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। व्हाट इज़ दिस सर, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, याद नहीं होगा आपको और ज़्यादा काम का नहीं है, जस्ट मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ। ये r क्या है, ये r हो जाता है आपका कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो। एक बार क्विकली देखिए यहाँ पे हमने जो निकाला, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस, और मेरा कॉमन रेशो कितना था 1.1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ रहा है, 1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 में से माइनस किया 1 तो हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये 1.1 से कट जाएगा। इसका सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 1.01 इसका सॉल्यूशन आया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1000 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 0.1। व्हाट इज़ दिस, अगर आप ध्यान से देखो ये हमारी क्या थी, ये हमारा वो कैश फ्लो था जो हर साल मिलने वाला है। तो कैश फ्लो लेना है आपको, एंड 0.1 क्या था यार, ध्यान से याद करो क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आप उसको डिवाइड कर लेते हो, तो फॉर्मूला यही बन जाता है कि आपका जो भी कैश फ्लो है डिवाइड बाय अगर आर कर दोगे तो आपका निकल आएगा उसकी पीवी निकल आती है। ये पूरा लॉजिक है, बट आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1000 के कैश फ्लोज आपको हर साल मिलेंगे, इन्फिनिटी तक आपको मिलने वाले हैं, तो उसकी पीवी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो क्या हो जाएगी, आपका जो भी कैश फ्लोज था डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये आ जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बार आ जाओ फॉर्मूले में। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन में फिर दिमाग लगा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। बाकी तो क्वेश्चन में तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, कहाँ गया हमारा ये, कि अगर आपसे पूछे कि इक्वल कैश फ्लोज हैं तो आप क्या करोगे, कैश फ्लो डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंप्लीफाइड, बिल्कुल भी दिमाग आपको इसमें अंदर लगाना नहीं है। तो अगर आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट जो है 4000 रुपये पे करेगी हर साल फॉर एवर, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो पीवी बताओ। सिंपल क्या करना है, कैश फ्लो डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ 1 + r नहीं है, ध्यान रखना 1 + r नहीं, खाली r है, नो 1 + r, इट इज़ ओनली r। तो क्या करोगे, 4000 था ही, डिवाइड कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0.8, तो ये आपका सॉल्व हो गया कितना, 50,000 रुपये आंसर देगा। तो ये सिंपल सा था। लेकिन एक चीज़ और बोलूँ अगर मैं, इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, परपेचुटी विद ग्रोथ। परपेचुटी विद ग्रोथ अगर की हम बात करें तो अब जो है बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट ही है ये आपका। तो परपेचुटी विद ग्रोथ क्या होती है, ध्यान से देखो अगर आप इसको, अगर मैं बोल रहा हूँ
कि यार देखो कैश फ्लोज तो ठीक है, आपको हज़ार के मिलेंगे, बट हम लोग ना ग्रो करके देंगे। आपको अगर कोई बोल रहा है कि मैं हज़ार दूंगा तो आप खुश हो गए कि हर हज़ार हमेशा देता रहेगा, बट वो कह रहे हैं नहीं यार तू बहुत अच्छा आदमी है, तू अच्छा आदमी है, तेरे को मैं ग्रो करके भी दूंगा। उस पर ग्रो करके कैसे दूंगा कि पहले साल में तुझे 1,000 दूंगा, फिर दूसरे साल में उसे 10% बढ़ा के दूंगा, यानी कि आपका 1100, फिर मैं तीसरे साल भी 10% बढ़ा के दूंगा, तो आपका ये 1100 प्लस 10% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1210। इस तरीके से मैं बढ़ा के देते रहूँगा, और कहाँ तक बढ़ाऊँगा, इन्फिनिटी तक बढ़ाऊँगा। यही मतलब होता है यहाँ पे, इतना ही आपको समझ आता है। अब इसके अंदर आपका फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है। आपका जो कैश फ्लोज होता है डिवाइडेड बाय आर, जो हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो परपेचुटी का, माइनस क्या करते हैं जी, माइनस क्या कर देते हैं, ग्रोथ रेट माइनस कर देते हैं। लेकिन अब आपको समझना है अगर कि ये ग्रोथ रेट यहाँ पे क्यों माइनस हो रही है, तो वो मैं एक बार आपको लॉजिक बता रहा हूँ, बाकी आपको अल्टीमेटली तो फॉर्मूला काम का है। अब जो है मैं यहाँ पे आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा कैश फ्लोज 1,000 का मुझे हर साल मिलने वाला है, विद ग्रो कितने परसेंट से करेगा, वो ग्रो करेगा 10% से, एंड मैंने बोला कि डिस्काउंट रेट कितना है या मेरा आर कितना है, 15%। अब मुझे डेरिवेशन करनी है इसकी, हर साल मिलता रहेगा, कब तक मिलेगा, इन्फिनिटी तक मिलेगा ये। ठीक है, अगर ये आपका इन्फिनिटी तक मिलेगा तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो एक बार ध्यान से देखो, पीवी तो सेम करते हैं हम, क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करेंगे, ठीक है कर लेंगे। फिर 1000 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर 1000 इंटू 1 प्लस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का क्यूब करेंगे। यहाँ तक समझ आता है। इस तरीके से जो है ये सीरीज चलती रहेगी। अब इसमें से अगेन कॉमन क्या निकला हमारा, जैसे जीपी रेशो में हमने निकाला था 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, कॉमन निकाल सकते हो, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 1 प्लस जी डिवाइड बाय 1 प्लस आर बचेगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का स्क्वायर, यही बचेगा। अब मुझे अगेन ये जीपी सीरीज हो जाएगी, क्योंकि हर बार कॉमन रेशो जब आप निकालोगे तो यही आएगा, क्या 1 प्लस जी डिवाइड बाय 1 प्लस आर। तो ए क्या हो गई, फर्स्ट टर्म 1, आपका कॉमन रेशो कितना हो गया आर, अगर हम बोले तो वो हो जाएगा 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, कॉमन रेशो ही बोले, उसको कन्फ्यूज मत करो आर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर। अब अगेन मैंने आपको बोला था सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या बनता है, जो फर्स्ट टर्म होती है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ए कितना था, 1 था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आर, डिवाइड में आ जाएगा कितना, 1 प्लस आर माइनस 1 और माइनस जी, तो आर माइनस जी हो गया। हमने कॉमन क्या निकाला था, मुझे आप ध्यान से बताओ, कॉमन हमने निकाला था 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। क्या यहाँ से ये कट गया और फॉर्मूले में क्या बचा है, कैश फ्लो डिवाइड बाय आर माइनस जी। सो दिस वाज अ डेरिवेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो बताना, बाकी इस पर ज़्यादा दिमाग में लगाओ। एक बार अब मैं क्विकली आपको समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर टी। हमने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। इसके बाद आपका अगर पी वी निकालना है तो कैसे निकलता है, पी अपॉन में 1 प्लस, पी अपॉन में नहीं, ये हो जाएगा आपका एफ वी अपॉन में 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। फिर हमने पढ़ा एन्युटी, अगर आपको एक आपका एन्युटीज़ पढ़ा, एन्युटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन होता है क्या है, कैश फ्लोज अगर जो है इक्वल मल्टीप्लाई बाय पी वी ए एफ। उसके बाद हमने पढ़ा परपेचुटी। परपेचुटी की अगर आपको पीवी निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, कितना आपका कैश फ्लो है डिवाइडेड बाय आप कर लेते हो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। परपेचुटी अगर विद ग्रोथ रेट है तो क्या हो गया, कैश फ्लो डिवाइड बाय आर माइनस जी। तो एक बार आ जाओ आप अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे हमने परपेचुटी देख लिया, परपेचुटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। अगेन अगर आप देखोगे आपका यूज़ कैसे आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो कि अगर एक कंपनी है वो क्या करेगी, अगले साल आपको 5000 का डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड जो है वो बढ़ता रहेगा, किससे, 4% पर एनम बढ़ता रहेगा। एंड उसके बाद आपको रेट भी बता रखी है। फॉर्मूला क्या था पीवी का, कैश फ्लो डिवाइड बाय आर माइनस जी। कैश फ्लो डिवाइड बाय आर माइनस जी, आपको कैश फ्लो फर्स्ट क्या हुआ 5000 डिवाइड बाय आर क्या हुआ 0.10, जी क्या हुआ माइनस 0.04, तो ये कितना हो गया 0.1 माइनस 0.04, 0.06। तो 5000 से आपने डिवाइड कर दिया तो पीवी आपकी निकल आएगी कितनी, 83,000। यही आपका होता है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर देखो किसी को प्रोजेक्ट लगाना है, यहाँ तक तो आपका नॉर्मल टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंप्लीट होगी। अब मान लो किसी को प्रोजेक्ट लगाना है कहीं पे, ठीक है, किसी को कहीं पे प्रोजेक्ट लगाना है, अब उसको एनालाइज करना है कि वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है या नहीं है। तो उसके लिए देखो एक तरीका आप क्या अपना सकते हो। आज जब आप प्रोजेक्ट लगाते हो तो कुछ कॉस्ट लगेगी उस पर, लेट्स सपोज 1 लाख की कॉस्ट लग रही है, उससे क्या होगा, कुछ पैसा आएगा। तो अगर हम उस पैसे को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे ले आए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस प्रोजेक्ट से अल्टीमेटली मुझे आज फ़ायदा मिलने कितने वाला है या कैश फ्लो कितने वाले हैं।
और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा इन्वेस्टमेंट, मान लो मेरे को 1 लाख लगने वाला था एंड मैं सबका पीवी करके लेके आया, तो वो 1,10,000 बन गया। तो यार अल्टीमेटली मैं 10,000 रुपये तो कमा रहा हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट में लगा देना चाहिए। लेकिन मान लो मैंने पीवी करके लेके आया और मेरा बना कितना, 90,000। ठीक है, वैसे ही समझाऊंगा मैं कैपिटल बस्टिंग में, जस्ट बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। तो मैं सबको पीवी करके लाया और मुझे पता चला कैश फ्लो को पीवी करना में तो आप अब एक्सपर्ट हो, वो तो आप आराम से करोगे। तो मैं पीवी करके लाया और वो कितना हो गया, 90,000 आ गया, और मेरा कॉस्ट लग रहा है 1 लाख। तो यार मुझे तो आज ही पता चल गया कि 1 लाख लग रहा है, बट इससे आ तो 90,000 है, क्योंकि कल के कैश फ्लो और आज के 90,000 सेम ही बात है, क्योंकि हमने जो उतना भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का था, इंटरेस्ट फैक्टर सब डिस्कस कर लिया है कंसिडर। तो जितने कैश फ्लोज हैं तब मिले या आज 90,000 मिले, सेम बात है। तो आज 90,000 मिल रहे हैं और 1 लाख जा रहे हैं, तो मेरा क्या है, लॉस है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम एनपीवी निकालना बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कैश फ्लोज हैं सबको डिस्काउंट करके लेके आते हैं आज की रेट पे, एंड उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर पॉजिटिव होता है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। देखिए एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए रिक्वायर करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की आज इन्वेस्टमेंट लगेगी, एंड वो जनरेट क्या करेगा, 4,000 का ईयर 1 में, 4,000 का ईयर 2 में, एंड 4,000 का ईयर 3 के अंदर। तो 4,000 4,000 4,000 मिलेंगे। तो आज मैं पीवी करके लेके आऊँगा किस रेट पे, 10% पे। तो पीवी कैसे होती है, अगेन फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 2 एंड 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 3। तो हमने पीवी करी, कितनी आ गई, 9,947। सर 9,000 का ही 9,947 मिल रहा है, लेकिन मेरा लग कितना रहा है, 10,000। तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी ऑफ कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। है कुछ नहीं, जस्ट आप प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, वहाँ देख रहे थे खाली कैश फ्लोज आ ही जा रहे हैं, बट यहाँ से कुछ लगेगा भी मेरा, तो मुझे वो भी चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें थी, हमें जितना पढ़ना था आपके बेसिक्स के अंदर, और कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ही सारी चीज़ें। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई, ये वाला लेक्चर आपने ध्यान से देखा और पुराना वाला देखा, तो आपकी जो है सारी चीज़ें बढ़िया से हो गई। एक बार अब जो है हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड का चैप्टर। ठीक है, इस लेक्चर में नहीं कर रहे, उसको अलग से हम लोग करेंगे। ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी था कि कभी किसी को दिक्कत आ रही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, अलग से इसको देख सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, म्यूचुअल फंड्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपने सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर ली होगी बढ़िया से। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे जो है मैसेज ज़रूर करना, एंड किसी भी तरीके का इशू होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझते आ रही हैं। कुछ भी तरीके की आपको दिक्कत हो आप मुझे बताओगे, एंड हम लोग जो है इस अटेम्प्ट में सीए बनने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।